वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में बहुत आगे डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी एडवर्ड विल्सन करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी बायोडायवर्सिटी। उसके बाद डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद 3 लेवल पे बायोडायवर्सिटी हम लोग पढ़े हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। उसके बाद ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी हम लोगों ने देखी, कहाँ कहाँ कितनी कितनी डायवर्सिटी है। उसके बाद पाई ग्राफ के फॉर्म में हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट के बारे में देखा था। उसके बाद पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखा था कि किस हिसाब से पोल से जब इक्वेटर पे आते हैं तो बायोडायवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। उसके बाद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू द सम लिमिट। उसके बाद उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, उसको उन्होंने बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर उसको लॉग स्केल पे लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है और उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते थे हम लोगों ने, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इस हिसाब से हम लोगों ने ये लिख दिया था। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या इंपोर्टेंस है वो भी हम लोगों ने देखा था। डेविड टिलमैन ने बोला था कि जितनी ज्यादा स्पीसीज है उतना अच्छा स्टेबल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग आए थे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो पॉल एलरिच करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला था कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पूरे इकोसिस्टम को उन्होंने एरोप्लेन कंसीडर किया था और जितनी स्पीसीज है उसको रिवेट रिप्रेजेंट किया था और वो फ्लाइट कर रहा है एरोप्लेन। उसमें से हम लोग हर रोज जितने भी पैसेंजर हो एक एक स्क्रू लेके आ जाता है, तो कुछ इनिशियल स्टेज पे फ्लाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में इट इज डेंजरस टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक हम लोगों ने कर दिया था। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी लॉस कितनी हो गई अब तक और कितना क्या इफेक्ट है वो उनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये तो सबको पता है कि जितना वेरिएशन है उसमें कमी आ जानी और जितनी स्पीसीज है स्पेशल, ईच एंड एवरी स्पीसीज इन दिस वर्ल्ड हैज सर्टेन इंपोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सारे लोगों की, सारे एनिमल की इंपोर्टेंस है। चाहे आज वो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद किसी और के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है और इट माइट बी डिपेंडेबल कि हम लोग उन पे भी शायद इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकता है, लेकिन हम लोग रीजन यहाँ पे नहीं ढूंढेंगे, हम लोग उनका सिर्फ मीनिंग समझेंगे। कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन। ये बायोडायवर्सिटी क्यों हो रही है, तो 3 रीजन दिए, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो मैंने अभी बोला था कि लास्ट 2-3 डिकेड्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ है। एक्सप्लोशन मतलब सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से देखो, जितने ज्यादा पहले बहुत कम लोग थे, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, तो उसके लिए रहने की जगह कम थी, तो उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी कम था, तो हम लोग रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आजकल पॉपुलेशन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए जो खाने पीने की जो नीड की चीज है उनकी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती है। तो फैक्ट्रियां का सिटी में तो नहीं होती है, तो कहीं बाहर लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया में बहुत जंगल है, उसमें कट करके वहां पे इंडस्ट्रीज लगा दी। उसके बाद उसमें से निकलने वाला जो कचरा है, जो भी वेस्ट है, हम लोग पढ़े हैं, उसकी वजह से सारा स्पॉइल हो जाएगा। दूसरा, वहां से वो प्रीपेड रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए और वहां से प्रीपेड कोई भी थिंग्स है उसको यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था चाहिए, तो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा इंसान है तो ज्यादा फूड चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, तो हम लोगों ने एग्रीकल्चरल के लिए जंगलों की कटौती कर दी। दूसरा, हम लोगों ने उस ज्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए बारिश मतलब इनफ नहीं है, तो हम लोगों ने डैम कंस्ट्रक्ट किए। तो आप सोचो, डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो कितने
कितना एरिया पानी में डूब जाएगा, तो वहां की जितनी भी पेड़ पौधों की प्रजाति थी, उसमें रहने वाले जितने भी इंसेक्ट थे, वो सब मर जाएंगे। तो दैट इज द रीजन ओवर पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, सब लोग अब सिटी में आके रहना चाहते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, दूसरा क्लीनलीनेस है, तीसरा जॉब अपॉर्चुनिटी है, चौथा एजुकेशन है, और सारी फैसिलिटीज हैं, एंटरटेनमेंट है। ये सब रीजन की वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ गए हैं। मीन्स द पीपल्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज फॉर देयर वेलबींग। नेक्स्ट, अभी मैंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है क्योंकि नीड बढ़ रही है, रिसोर्सेज की मांग है, तो उनके लिए पहुंचने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन मेन रीजन है, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, तो बहुत सारे पहले टापू थे जो समंदर के बीच में होते हैं, आइलैंड थे, वो वहां पे कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन अब भीड़ भाड़ बढ़ गई है तो लोग दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं। उसमें पैसिफिक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है, उस पर अब ह्यूमन हैबिटेशन हो गया। मतलब कोलोनाइजेशन मतलब हैबिटेशन ऑफ ह्यूमन अब वहां पे रहने चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे जो आराम से रहने वाले कुछ बर्ड्स थे, उसकी जो सिर्फ वहां पे ही पाए जाते थे, उसमें एक्सटिंक्शन हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन एक्सटिंक्टेड, इस दुनिया से चले गए। ठीक है, सो इनहैबिटेशन बाय द ह्यूमन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। 15,500 स्पीसीज, जो 15,500 स्पीसीज है, वो उनको डर है, अभी तो वो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है। मतलब हम ये तो टेक्स्ट बुक का बहुत पुराना डेटा है, अब तक तो ये हो एक्सटिंक्शन भी हो गए होंगे। रोज 2, 3, 4 कितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, होती होगी, आपको हमको नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसमें अगर हम लोग परसेंटेज वाइज वर्ल्ड वाइड जो एक्सटिंक्शन थ्रेट जिनको है, मतलब लुप्त हो जाने वाली है, उसमें से अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 31% जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे, मतलब लुप्त होने के कगार पे खड़े हैं। 32% एम्फीबियंस, 12% बर्ड, 23% मैमल्स। ऑल्सो मैमल्स में भी 23%, जितने भी मैमल्स है उसके 23% एक्सटिंक्शन होने की संभावना है। दे आर नाउ एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड मतलब जिनके नंबर लगातार घट रहे हो, चाहे नंबर उनके अभी भी बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 टाइगर होते हैं, आज 50,000 हो गए, ठीक है, घट रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एंडेंजर्ड। चाहे अभी भी 50,000 हो, लेकिन वो घट रहे हैं, दैट मीन्स एंडेंजर्ड। तो ये एक्सटिंक्शन उनको फेस करना पड़ेगा। रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये सारे नाम आपको बड़े सब्र के साथ और पक्के ही कर लेने। डोडो मॉरिशस, मतलब ये जो है वो स्पीसीज है, वो जो एक्सटिंक्ट हो गई है वो है, और ये जो उसके सामने दिया है वो आज भी प्रेजेंट है, मतलब वो एरिया का नाम है और कंट्री का नाम है, मॉरिशस, राइट। तो डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीकन कंट्रीज का है, थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया का है, स्टीलर सी काउ रशिया का है, और 3 टाइगर की स्पीसीज आपको दी है, बली, जावा एंड कैस्पियन। ये भी जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं, अभी मतलब 2000 के आजू बाजू 2002-3 में ये हो गए। अब तो कितने हो गए होंगे पता नहीं, इतनी लिस्ट आगे हो गई लंबी, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत पुरानी है, 2006 की एडिशन है। नया अभी हम लोग नई आएगी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। तो वापस एक बार बोल रहा हूँ, डोडो मॉरिशस का है, कबूतर जैसा, मतलब डव जैसा मतलब एनिमल था, बर्ड था। क्वागा इज ऑल्सो सच लाइक डक लाइक ऑर्गेनिज्म। देन थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी है। स्टीलर सी का आपको शायद पता हो, समंदर का, सॉरी नॉट समंदर, बट इट इज लुक लाइक समहाउ जड़ घोड़ा लाइक थिंग्स। रशिया का है वो। सिर्फ आपको ये याद रखने, दोनों मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, ठीक है सिर्फ। और 3 टाइगर की स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर स्पीसीज इज नॉट एक्सटिंक्टेड रिसेंटली, और 3 ये नाम देंगे, चौथा कोई और ना, फॉर बंगाल टाइगर, तो वो तो भी है।
तो उनको आपको टिक करना है। तो ये 3 तो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की वजह से क्या हो सकता है, इट लीड्स टू डिक्रीज प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए तो जितने भी बायोडायवर्सिटी लॉस हो गए उसमें मैक्सिमम प्लांट को बहुत इफेक्ट पड़ता है। बायोडायवर्सिटी में सब आता है, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन प्लांट को ज्यादा एक्सटिंक्शन सहना पड़ रहा है, तो कम प्लांट हो जाएंगे तो प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी स्पीसीज बच जाएगी जो एनवायरमेंट का डिस्टर्बेंस सहन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ड्रॉट और फ्लड, ऐसी कंडीशन में जिंदा नहीं रह पाएंगे, हीट, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पहला तो प्लांट प्रोडक्शन घट गया, दूसरा रेजिस्टेंस घट गया, तीसरा इंक्रीज हुआ है वो है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी या तो घट। फॉर एग्जांपल चलो प्लांट को खाने वाले जितने भी एनिमल है उसमें कमी हो गई, कमी आ गई, तो क्या होगा, प्लांट जो पहले खाए जाते थे अब नहीं खाए जाते, तो प्लांट प्रोडक्शन बढ़ गया, तो दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी। वाटर का यूज बढ़ जाएगा, घट जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पॉपुलेशन है जो वाटर का यूज करता था, उसमें जितना भी था वो साफ करता था, उसमें अपनी जिंदगी जीता था। शायद फॉर एग्जांपल कुछ स्पीसीज ऑफ द फिश इन द पॉन्ड, अब तो जो सारी फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई, तो अब वाटर का यूज कम हो गया। या तो एक तालाब जहां पे सब जिंदा लोग रहते थे, मतलब एक तालाब में फिशेस थी, वहां पे बहुत सारे क्रेन और वो सब आ जाते थे, उनको खाते थे बड़े मस्त से, लेकिन कुछ हो गया तो उस पॉन्ड की सारी फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई। अब वो वहां पे जो उनको खाने वाले थे एनिमल, वो सारे दूसरी जगह पे जाएंगे, तो वाटर का यूज बढ़ गया क्योंकि नए आ गए। पेस्ट एंड डिजीज साइकिल भी चेंज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो ये नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी साइकिल बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको खत्म करने वाले कम हो गए होंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी को किसकी वजह से लॉस किसकी वजह से सहन करना पड़ा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, बायोडायवर्सिटी लॉस। मेन रीजन हम लोग पहले तो 3 पढ़ चुके हैं, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनको और 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, यहां पे ऐसा है, एंड को एक्सटिंक्शन। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे बायोडायवर्सिटी लॉसेस मैक्सिमम कॉजेज हैं जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो पहले जंगल था, अब वहां पे एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने जंगल को खत्म कर दिया, तो उसमें रहने वाली जितनी भी स्पेसीज हैं वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सबसे बेहतरीन जो रीजन है वही यही है, हैबिटेट लॉस। पहले शायद सिटी छोटे छोटे हुआ करते थे क्योंकि पॉपुलेशन कम था, अब सिटी का एरिया जितना बढ़ गया तो वहां की आजू बाजू में जो प्लांट थे वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि हम लोगों ने सीमेंट के जंगल बना दिए, मतलब सोसाइटी बनाई, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल की रहने की जो जगह थी, हैबिटेट लॉस हो गए। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। बहुत बड़ा जंगल है, सोचो उसमें से बीच में से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने रोड निकाला, ठीक है। तो जंगल 2 भाग में डिवाइड हो गए, और कुछ रोड निकले तो और भागों में डिवाइड हो गया। तो ये जो एक टाइगर था, फॉर एग्जांपल एक लायन था, उसको पूरा एरिया चाहिए, अब उसमें 2 भाग हो गए, तो उसकी वजह से रातों में ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है, हॉर्न बजते हैं, ट्रैफिक होता है, तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहने के आदी होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। आपको अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, प्राइमरी रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेसीज, तो आपको सीधा लिख देना है लॉस ऑफ हैबिटेट या हैबिटेट लॉस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली 14% थे अर्थ पे, अब सिर्फ 6% बचे। तो आप सोचो पहले जंगल 14% हुआ करता था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब सिर्फ 6% बचा है।
दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ 8% घट गया है, वो तो बहुत पुरानी है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ये चीज याद रखना। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि 20% ऑफ द ऑक्सीजन नीड ऑफ दिस वर्ल्ड इज फुलफिल्ड बाय द अमेजोन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन एंड फॉर कन्वर्शन इनटू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो उनको काटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि सोयाबीन की खेती करनी है, और जो बीफ कैटल है मतलब मांस के लिए, मीट के लिए जो एनिमल को पालना होता है उसके लिए बड़ा सा जगह चाहिए, तो वहां पे वो अमेजोन जंगल को कट कर रहे थे। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक सो देयर इज अ ह्यूज फायर इन द अमेजोन फॉरेस्ट। आधा से ज्यादा क्लियर हो गया था, जल गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस, वो पता नहीं चला। When large size habitat are broken or fragmented due to human settlement, building roads, digging of canals, population of animal requires large territory and some animal with migratory habitat decline. तो मैंने अभी बोला था आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, वो बहुत भागों में बढ़ गया है। ह्यूमन शायद सेटल हो गए, नया गांव बना हो या बिल्डिंग बन गई हो, रोड बन गए हो, कुछ कैनाल बन गई हो, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन होगी, जो एनिमल को ज्यादा टेरिटरी चाहिए, वो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड दे विल बी एक्सटिंक्टेड। एंड सम एनिमल जो माइग्रेटरी हैबिटेट माइग्रेशन करते थे, कुछ एनिमल चलो विंटर में वहां से यहाँ आते तो उनको भी बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके देखा उन्होंने को दैट यहाँ पे तो सब पागल लोग रहने आ गए हैं, मतलब ह्यूमन ने हैबिटेशन हो गया, वो यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ पे आना छोड़ देंगे। तो उनको अगर वो यहाँ पे आना छोड़ देंगे तो उस क्लाइमेट में जहां पे वो बहुत शायद डेंजरस क्लाइमेट में वो मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि शेर ने रोज ना रोज कोई ना कोई शिकार करता है, ऐसा नहीं है। शेर को जब भी भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उतना ही मार, चलो उनको लगा नाश्ता खाने का मूड है आज, तो सिर्फ रेबिट को मारेगा। उसको बोलेगा बड़ा सफर चाहिए मुझे, आज बड़ा डिनर करना है, तो किसी डियर को मारेगा या भैंस को मारेगा या काऊ को, किसी भी को, बड़े बड़े एनिमल को मारेगा। हम लोग इंसान ऐसे हैं कि आज जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग उसी चीज को ला रहे, इकट्ठा कर रहे, इकट्ठा, संग्रह वृत्ति जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम लोग ज्यादा उसको ओवर यूज कर रहे हैं। तो व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। हम लोगों ने फर्नीचर के, अभी भी अच्छा फर्नीचर है तुरंत चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है फर्नीचर के लिए लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा हम लोग काटते जा रहे हैं, जितना जरूरत है उतना नहीं, स्टॉक करके रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भले फिर सड़ जाए। हम लोग ग्रेन्स में भी ऐसा करते हैं कि ज्यादा स्टॉक करके, पूरे साल का नहीं 2 साल का स्टॉक करके रखते हैं, फिर बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पीजन एंड मेनी मराइन फिशेस। तो एक तो यहाँ पे स्टेलर सी काउ, ये मीट था, लोग खाते थे बड़े शौक से, और एक था पैसेंजर पीजन और मराइन फिशेस, बहुत सारी फिशेस भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो हम लोग उनको ज्यादा कंज्यूम करने लगे। अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्रेन भी है, तो उसको वेजिटेबल है उनको भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ये खाने लगे, बहुत ज्यादा खाने लगे। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इट विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट इज एलियन स्पीसीज इन्वेशन। वापस मैं बोल रहा हूँ, ये मंगल ग्रह से कोई नहीं आता है, ये यहाँ की जो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती है उसको इंडिजीनस बोलते हैं। अगर आप फॉरेन से कोई स्पीसीज ला रहे हो तो उसको एक्सोटिका एलियन स्पीसीज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी बहुत जबरदस्त हम लोगों ने इकोर्निया या वाटर हाइसिंथ का बोला है, ठीक है। फिर भी जो जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, सम एलियन स्पीसीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately become invasive and cause harmful impact। तो कुछ स्पीसीज को
अनइंटेंशनली हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो वो दूसरी स्पीसीज को हार्मफुल कर रहा है, मतलब जो दूसरी स्पीसीज अच्छी है वो खत्म होने लगी है। रिजल्टिंग इन एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, जो भारत की स्पीसीज थी मतलब ओरिजिनल, वो एक्सटिंक्ट होने लगी। नेक्स्ट इज नाइल पर्च, ये याद रखना, नाइल पर्च लार्ज प्रीडेटर फिश व्हेन इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका। देखो नाइल पर्च एक बहुत बड़ा फिश खाने वाला प्रीडेटर है, उनको विक्टोरिया लेक पे लाया गया ईस्ट अफ्रीका में। कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल यूनिक स्पीसीज दैट इज किक्लिड फिश इन द लेक। तो आप ये चीज याद रखना, नाइल पर्च है एक प्रीडेटर है जिनकी वजह से एक स्पीसीज किक्लिड फिश, उनकी जो स्पीसीज थे वो एक्सटिंक्शन होगी, क्योंकि नाइल ये आ जाने के बाद इन्होंने इसको भी खाना चालू किया होगा, तो अगर उनको नहीं मिलेगा तो ये खाने लगेंगे। जो यूनिक स्पीसीज थी फिश की वो एक्सटिंक्ट हो गई। नेक्स्ट इज इन्वेशन वीड पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास। हम लोग पार्थेनियम एक घास आता है जिनको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेंटाना एंड इकोर्निया दैट इज वाटर हाइसिंथ कॉज एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोज्ड थ्रेट टू अवर नेटिव स्पीसीज। तो इनको यहाँ पे पार्थेनियम है, लेंटाना है और इकोर्निया मतलब वाटर हाइसिंथ को हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया है हम लोगों को। तो ठीक है, एक्वेटिक जो एनिमल है उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गांडी वेल जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो कामनाथ में अमरेली में, वो भी बहुत डेंजरस है, सेम टू सेम वाटर हाइसिंथ है वो। तो उनका फ्लावर बड़े अच्छे आते हैं, लीव्स अच्छे आते हैं, लेकिन वो पानी को गंदा कर देता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देता है, तो अंदर जो फिशिश है उसकी मोर्टालिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब होता है साथ में जीना, साथ में मरना। कुछ स्पीसीज होती है, फॉर एग्जांपल स्लॉथ बियर का नाम आपने सुना होगा, उसकी मतलब उनकी स्किन पे कुछ आल्गी रहती है, ठीक है, कुछ स्पीसीज ऑफ आल्गी रहती है। अगर सोचो कि स्लॉथ बियर सिर्फ और उसको हम लोग ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब एक खत्म तो दूसरा जिंदा नहीं बचेगा, राइट। तो अगर स्लॉथ बियर खत्म हो गए तो वो आल्गी भी खत्म हो जाएगी। तो सेम थिंग्स है को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी मैनर ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई जिनके साथ किसी प्लांट और एनिमल की ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन थी, मतलब उनके बिना वो नहीं रह सकता, ठीक है। आपने बहुत बार फिल्मी डायलॉग है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ऐसा है, जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ऐसी बहुत सारी डायलॉग